हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जो है विटामिन डी, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इससे प्रीवियस की वीडियोस में हमने विटामिन, उसका क्लासिफिकेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में जाना था कि वो क्या होते हैं। और इसके अलावा एक वीडियोस मैंने विटामिन ए के बारे में डाली है और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो है विटामिन डी के ऊपर। अगर आपको मेरा आज का ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियोस मैं अपलोड करूं और आपको उनका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का न्यू टॉपिक जो कि है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स क्या होता है विटामिन डी? तो विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन है ये एक, जिसका केमिकल नेम, हाँ फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम क्या होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। कोलेकैल्सिफेरॉल इसका क्या है? केमिकल नेम है। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम रहेगा ड्यूरिंग कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस होता है, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में रहता है, जो कि एक इंटरमीडिएट का काम करता है। जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर होता है, ऑन द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, तो सनलाइट के एक्सपोजर में ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में। सनलाइट के एक्सपोजर में जैसे ही 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलेकैल्सिफेरॉल में। तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का ही क्या है? केमिकल नेम है। और विदाउट सनलाइट ये कोलेकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज की, कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी के सोर्सेज रहते हैं एग योक, बटर, मिल्क एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स जो मिल्क है, मिल्क में विटामिन डी हमें मिलता तो है, लेकिन मिल्क इसका रिचेस्ट सोर्स नहीं है, मिल्क इसका पुअर सोर्स है। मिल्क विटामिन डी का पुअर सोर्स है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या रहती है हमारी बॉडी में। इसकी आरडीए यानी कि डेली अलाउंस कितनी है, कितनी मात्रा में ये हमें चाहिए। तो आरडीए में आएगा, अकॉर्डिंग टू एज इसे डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू एज देखें तो 1 ईयर से 17 ईयर तक, 1 ईयर से 70 ईयर तक के बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। एक दिन में 600 इंटरनेशनल यूनिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे एंड आफ्टर 71 यानी कि 71 ईयर से अभव
की एज के जो भी मेल्स और फीमेल्स हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट थी। जो मेल्स और फीमेल्स बोथ दोनों में ही 600 रहेगी 70 ईयर तक। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी 600 रहेगी और 71 ईयर से अबव ये बढ़कर 800 हो जाएगी। अब 71 ईयर से अबव क्यों हुई? क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन, बात करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस की, तो उसमें आप समझेंगे कि एज बढ़ने के साथ 70 ईयर के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बॉडी में बढ़ क्यों गई। ओके, तो इसमें अपने देखते हैं इसके फंक्शंस क्या रहते हैं। तो विटामिन डी के फंक्शंस में देखेंगे कि विटामिन डी का जो मेन फंक्शन है वो रहता है कैल्शियम। फर्स्ट फंक्शन रहता है इसका कैल्शियम एंड फोस्फोरस, कैल्शियम और फोस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, तो विटामिन डी कैल्शियम और फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। सेकंड, ये मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है। मिनरलाइजेशन क्या है? मिनरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बोन्स हैं, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बोन्स बनती हैं। उनकी स्ट्रेंथ के लिए बोन्स जरूरी है। बोन की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों बहुत ही जरूरी है। तो वो किस तरह से एडजस्ट होगा कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सके, वो जो प्रोसेस रहेगी वो मिनरलाइजेशन कहलाएगी। तो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में जो बोन है उनकी स्ट्रेंथ पे वर्क किया जाता है। ओके, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बोन्स में एब्जॉर्प्शन मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नॉर्मल ग्रोथ रहती है उसमें भी ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जब एज बढ़ती है 71 ईयर से अबव की जब एज हो जाती है तो इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस एज के जो पर्सन्स रहते हैं ओल्ड एज में, उस एज में जो बोन्स है वो काफी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बोन वीक हो जाएंगी तो बहुत ही जल्दी टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। तो उस ब्रेकेज से रोकने के लिए विटामिन डी ज्यादा अमाउंट में बॉडी को चाहिए होता है। तो ये थे फ्रेंड्स इसके फंक्शन कि विटामिन डी के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो मेन कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन, मिनरलाइजेशन और नॉर्मल ग्रोथ। अब बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज रहेंगी। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए जरूरी है तो ये वर्क कहाँ कर रहा है? बोन्स पे कर रहा है। बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये कैल्शियम का क्या और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अगर इसकी कमी हो गई तो डेफिशिएंसी भी किस में आएगी? बोन्स में आएगी। तो बोन्स की ही क्या होती हैं, इसकी कमी की वजह से डिजीज होती हैं। कौन कौन सी डिजीज रहती हैं इसमें? मेनली डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से दो डिजीज रहती हैं। फर्स्ट वन होती है रिकेट्स एंड सेकंड होती है ओस्टियोमलेशिया। मेनली दो डिजीज रहेंगी। फर्स्ट वन रहेगी रिकेट्स एंड सेकंड रहेगी ओस्टियोमलेशिया। बोथ दोनों ही डिजीज क्या है? बोन से रिलेटेड है। लेकिन जो रिकेट्स रहती हैं ये रिकेट्स होती है चिल्ड्रन में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स चिल्ड्रंस में होगी। जो ओस्टियोमलेशिया है ये होती है अडल्ट में। बस ओनली एज का इन दोनों में डिफरेंस है। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया दोनों ही विटामिन डी की कमी से होगी। रिकेट्स रहती है चिल्ड्रंस में और ओस्टियोमलेशिया अडल्ट में। होता क्या है इनमें जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं, अपनी बॉडी की लॉन्ग बोन्स, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। सॉफ्ट एंड वीक। कौन सी बोन? लॉन्ग बोन।
लॉन्ग बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। अब सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी किस वजह से? क्योंकि वहां कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, जो क्या कर रहा था, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही थी। अब उनकी कमी की वजह से क्या हुआ, वो बोन्स सॉफ्ट और वीक हो गई, जिस वजह से क्या होगा, उनमें ब्रेकेज हो सकता है, या वीक होने की वजह से जो लॉन्ग जो बोन्स हैं वो बो शेप हो जाती हैं। तो कौन सी शेप की रहती हैं? बो शेप। बो यानी कि इंद्रधनुष की तरह। जो नीज वाला पोर्शन रहेगा लॉन्ग बोन्स में, लेग्स रहेंगी, वो इस तरह से हो जाएंगी। ये नीज इस तरह से क्या होंगी, लेग्स हो जाएंगी, जो अपनी लॉन्ग बोन्स हैं वो बो शेप की हो जाएंगी। जो चेस्ट रहेगी, ये है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कैसी हो गई? बो शेप की हो गई। जो चेस्ट रहेगी वो कैसी रहेगी? चेस्ट पिजन की तरह हो जाएगी, जैसे कबूतर की होती है, इस तरह से। ठीक है, इधर मान लो कि पर्सन का हेड है, इधर उसके फुट है, तो चेस्ट इस तरह से हो जाती है। तो रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया दो डिजीज हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है और ओस्टोमलेशिया अडल्ट में होती है। होता क्या है इसमें, जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही वीक हो जाती हैं, जिसमें जो लॉन्ग बोन्स हैं वो बो शेप्ड हो जाती हैं, और जो चेस्ट है, चेस्ट कैसी हो जाएगी? पिजन के आकार की हो जाएगी, पिजन की शेप की हो जाती है। तो अगर जो विटामिन डी है, विटामिन डी, ये तो था कि विटामिन डी की कमी हो गई बॉडी में, अगर मान लो कमी की जगह विटामिन डी की अधिकता हो गई, या ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में स्टोर हो गया, क्योंकि ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या करते हैं, फैट सोल्यूबल होने की वजह से ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं, लीवर में स्टोर रहते हैं, और एक्सक्रीट आउट बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, या यूरिन के थ्रू इनका जो एक्सक्रीशन है वो ना के बराबर होता है, जिसके कारण हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन भी आ जाती है। हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन भी कोज हो सकती है। अगर विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी बॉडी में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जमा हो रहा है, तो हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन आ जाएगी। हाइपर विटामिनोसिस अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस बॉडी में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की ज्यादा इंक्रीज अमाउंट होने की वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा। क्योंकि किडनी क्या करती है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू जो वेस्ट रहते हैं, जिसमें पोटेशियम भी रहता है, सोडियम रहता है, उनका रीअब्जॉर्प्शन वगैरह, और जो वेस्ट है उन्हें क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करवा देती है जो वेस्ट रहता है। तो अब कैल्सिफिकेशन हो गया, ज्यादा अमाउंट में क्या हो गया, बॉडी में ये जमा होने लग गया, तो ये कैल्शियम की इंक्रीज अमाउंट डायरेक्ट इफेक्ट करेगी किडनी पे, और आगे किडनी डिजीज हो सकती है। तो ये था विटामिन का हाइपर, अगर ज्यादा अमाउंट में ये बॉडी के अंदर जमा हो रहा है तो भी क्या करेगा, ये बॉडी पे कोई ना कोई नुकसान जरूर करेगा, और वो नुकसान किस पे रहेगा, ज्यादा अमाउंट में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक विटामिन डी। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।